मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडो इमरान को यकीन था और उसे अपने ऊपर एतमाद था और अपने अल्लाह पर भरोसा था कि वो उसकी मदद से टारगेट पर बम लगाएगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो सिर्फ एतमाद और इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी। दूसरे रोज़ दोपहर के वक्त रजब अली तीनों टाइम बम लेकर आ गया। ये टाइम बम छोटी गेंद की शक्ल के थे जिनके नीचे इंतहाई ताकतवर मैग्नेट लगा हुआ था। ये मैग्नेट फौलादी चादर के अलावा प्लास्टिक की दीवार के साथ भी चिपक जाता था। उसके ऊपर टाइम फ्यूज़ लगा हुआ था। रजब अली ने कहा, इस टाइम फ्यूज़ का दौरानिया यानी टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा है। ये दौरानिया फिक्स कर दिया गया है। टाइम बम लगाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें समंदर से निकलना होगा। अगर तुम किसी वजह से ना निकल सके और टाइम बमों ने फट कर गैस के सिलेंडरों को फाड़ दिया और आसाबी माया गैस समंदर में बह गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये आसाबी गैस तुम्हारे जिस्म को 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मौत की नींद सुला देगी। सुलेमान ने सवाल किया, हमें किस तरह पता चलेगा कि समंदर के नीचे बम फट गए हैं और इनके साथ ही आसाबी गैस के सिलेंडरों के भी परखचे उड़ गए हैं? रजब अली कहने लगा, पहली बात तो यह है कि तीनों बमों के फटने से समंदर में जबरदस्त धमाका होगा और समंदर में से आग का शोला ऐसे बुलंद होगा जैसे समंदर के नीचे कोई आतिशफशा पहाड़ फट पड़ा हो। दूसरा सबूत यह होगा कि समंदर के नीचे एक खास दायरे के अंदर अंदर सारी मछलियां, कीकड़े, कछुए, तेंदुए और दीगर सारी की सारी समुद्री मखलूक मुर्दा होकर समंदर की सतह पर आ जाएगी। जब समंदर में धमाका होगा तो ये इस बात का सबूत होगा कि तुम लोगों ने टारगेट तबाह कर दिया है और भारत ने आसाबी गैस के जो हलाकत खेज सिलेंडर वहां जखीरा किए हुए थे वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्या ये सबूत काफी नहीं होगा? इमरान बोला, बिल्कुल काफी होगा। रजब अली ने इमरान से पूछा, तुम किस रात को ये कमांडो ऑपरेशन शुरू करना चाहते हो? इमरान ने कुछ सोच कर कहा, हमें इस सिलसिले में ताखीर से काम नहीं लेना चाहिए। जब हर शय तैयार है तो मैं भी कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। मैं आज रात को ही ये काम कर डालना चाहता हूँ, आगे जो मेरे अल्लाह को मंजूर। रजब अली ने कहा, इंशाअल्लाह तुम अपने मिशन में कामयाब होगे। अगर तुम आज रात को मिशन पर निकलना चाहते हो तो मेरी एक और बात सुन लो। तुम इस मिशन पर रात 1 बजे के बाद निकलोगे। नंबर 2 ये कि टारगेट पर बम लगाने के बाद तुम और सुलेमान यानी तुम दोनों बेस कैंप को खाली करके यहाँ से फरार होकर सीधा मेरे मकान पर आ जाओगे। मेरा मकान यहाँ से दूर नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में मेरे पास पहुँच जाओगे। इसके बाद मुझे जो करना होगा करूँगा। बहरहाल कल रात को मैं 1 बजे के बाद अपने मकान पर जाग रहा हूँगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। रजब अली चला गया। कमांडो जिब्रान की तरह सुलेमान भी बड़ा दलेर मुसलमान नौजवान था। रजब अली के जाने के बाद कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें आज रात हमला कर देना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो इमरान पहले से तैयार बैठा था। उसने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। शाम होते ही उन्होंने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। पिस्तौलों और दोनों गनों को साफ किया गया, मैगजीन चेक किया। दोनों ने अपनी अपनी घड़ियों पर टाइम मिला लिया। दोनों की घड़ियों का एक टाइम होना बड़ा जरूरी था। गोताखोरी के लिबास और ऑक्सीजन मास्क को चेक किया गया। तीनों बमों को इमरान ने अपनी साइलेंसर वाली पिस्तौल और गोताखोरी के लिबास के पास ही रख दिया। उसने सुलेमान से पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जाहिर है तुम मेरे साथ इस मुहिम पर नहीं जा रहे क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। सुलेमान ने कहा, मैं तुम्हें टारगेट के करीब समंदर के किनारे छोड़कर वापस इसी जगह आ जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम रात के ठीक 1 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे। मैं तुम्हें टारगेट के करीब छोड़कर वापस आ जाऊंगा और तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर तुम रात के 2:30 बजे तक वापस ना आए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है और तुम नहीं आओगे। चुनांचे इसके फौरन बाद मैं यहाँ से निकलकर सीधा रजब अली के मकान पर पहुंचूंगा। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए इसका फैसला रजब अली से मशवरे के बाद किया जाएगा। उन दोनों की घड़ियों ने जब रात के ठीक 12:30 बजे तो इमरान कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयारी करने लगा। उसने सबसे पहले गोताखोरी का लिबास पहना। सिर्फ गोताखोरी के स्लीपर, जिन्हें फ्लैपर कहते हैं, नहीं पहने थे। ये फ्लीपर उसने समंदर में उतरने से पहले पहने थे। तीनों टाइम बम उसने अपनी कमर से बंधी हुई बेल्ट के पाउच में रख लिए। सुलेमान घड़ी बराबर देख रहा था। जब रात का ठीक 1 बज गया तो सुलेमान बोला, अब हमें चलना चाहिए। इमरान ने कहा, ठीक है। रात के अंधेरे में वो समंदर की जानिब रवाना हो गए। वो समंदर के साथ साथ साहिली रेत पर चट्टानों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा था। रात की खामोशी में सिर्फ समंदर की लहरों का धीमा धीमा शोर खलल डाल रहा था। तकरीबन 1 मील चलने के बाद दूर से समंदर में 2 स्टीमरों की रोशनियां नजर आने लगी। ये दोनों स्टीमर एक दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहे थे। सुलेमान कहने लगा, दोस्त तुम खुशकिस्मत हो, हमें टारगेट तलाश नहीं करना पड़ा। दोनों स्टीमर टारगेट के इर्द गिर्द गश्त लगा रहे हैं।
आसाबी गैस का चैम्बर इस दायरे के वस्त में समंदर के नीचे है। क्या तुम वहां तक पहुंच जाओगे? इमरान की निगाहें हरकत करते स्टीमरों पर जमी हुई थी। उसने कहा, क्यों नहीं, पहुंचूंगा। वो समंदर के साथ साथ थोड़ी दूर मजीद चलते गए। जहां टारगेट का फासला सबसे कम रह गया था वहां रुक गए। इमरान ने गोताखोरी के फ्लैपर पाँव में पहने टारगेट की सीध को अच्छी तरह से जहन नशीन किया और सुलेमान से कहा, अब तुम बेशक चले जाओ। इमरान ने गैस का छोटा सिलेंडर कमर के साथ बेल्ट की तरह बांध लिया था। उसने गैस मास्क मुंह पर चढ़ाया और अल्लाह का नाम लेकर समंदर में उतर गया। कुछ दूर तक वो बड़ी हम आहंगी के साथ तैरता चला गया। जब उसे महसूस हुआ कि अब वो सतह समंदर पर देखा जा सकता है तो उसने समंदर में गोता लगा लिया। गोता लगाने के साथ ही वो समंदर की गहराई में उतरने लगा। वो समंदर में इतना नीचे जाना चाहता था कि जब वो स्टीमर के नीचे से गुजरे तो रेडार उसकी निशानदही न कर सके। एक खास गहराई पर पहुंचकर इमरान सीधा हो गया और उसने अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पिस्तौल उसके हाथ में था। वो इस तरह तैर रहा था कि सिर्फ उसके पांव के फ्लैपर ही गर्दिश कर रहे थे। उसकी निगाहें बिल्कुल सामने की तरफ लगी थी। वो अंदाजे से जा रहा था। अभी तक टारगेट उसे नजर नहीं आया था। वो समंदर के अंदर ही अंदर आगे बढ़ता चला गया, यहां तक कि उसे पानी में स्टीमर के इंजन की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज उसके दाएं जानिब से आकर ऊपर से होती हुई आगे निकल गई। वो समझ गया कि गश्त लगाने वाला स्टीमर उसके ऊपर से गुजर गया है। अब टारगेट की निशानदही हो गई थी। उस दायरे में किसी जगह आसाबी गैस का प्लास्टिक चैम्बर नस्ब था। जब इमरान ने महसूस किया कि टारगेट के हल्के के हसास जोन में दाखिल हो गया है तो उसने मंसूबे के मुताबिक समंदर में पाँव चलाने बंद कर दिए और अपने आप को लहरों के हवाले कर दिया। समंदर में तैरने के लिए बड़ी महारत की जरूरत थी। खास तौर पर साहिल से दूर खुले समंदर में सिर्फ तजर्बाकार तैराक ही आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि वहां लहरें सिर्फ ऊंची नीची हो रही होती हैं। साहिल के करीब आकर तो लहरों का बहाव साहिल की तरफ हो जाता है, लेकिन साहिल से दूर समंदर के ऊपर लहरें एक ही जगह पर उठती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं, और समंदर के अंदर समंदर तकरीबन साकन होता है। जैसे ही कमांडो इमरान ने पाँव चलाने बंद करके अपने आप को समंदर के हवाले किया, वो एक मुर्दा लाश की तरह एक ही जगह ऊपर नीचे होने लगा। वहां कोई ऐसी लहरें नहीं थी जो उसे साहिल की तरफ या उसके टारगेट की तरफ ले जाती। इसका हल इमरान ने यह निकाला कि वो गहरा सांस लेकर सीने को फुलाता और फिर जिस्म को बगैर हाथ पाँव चलाए आगे को धक्का दे देता। इस तरह वो थोड़ा थोड़ा करके सामने की तरफ बढ़ने लगा। उसके गैस मास्क के ऊपर लगी हुई टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सामने पड़ रही थी। मछलियां उसके दाएं बाएं ऊपर और नीचे से होकर गुजर रही थी। काफी वक्त के बाद आखिर उसे अपना टारगेट नजर आ गया। ये एक सफेद चौकोर बक्स था जो समंदर के नीचे एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर बनाया गया था। इमरान समंदर के अंदर पानी के जबरदस्त दबाव को बर्दाश्त करता मुर्दे की तरह आहिस्ता आहिस्ता टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। समंदर के नीचे रोशनी चंद फुट आगे तक ही जाती थी। वो खुद नहीं बढ़ रहा था, बल्कि समंदर का हल्का हल्का तमोज और उसका दबाव उसे आगे की तरफ धकेल रहा था। आखिर वो टारगेट के सामने आ गया। एक सफेद रंग का चौकोर बक्स समुद्री चट्टान पर टिका हुआ था। बक्स को सफेद रंग शायद इसलिए किया गया था कि वो दूर से दिखाई दे जाए। इमरान इस तरह टारगेट के करीब आकर पानी की दुबीज मौजों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था कि उसे अपने आप पर एक मुर्दा लाश का गुमान होने लगा था। मगर अब उसे अपने हाथ हिलाने थे, क्योंकि उसने आसाबी गैस के जखीरे वाले बॉक्स के साथ तीनों के तीनों टाइम बम चश्मा करने थे। वो सांस ऊपर नीचे करके कोशिश कर रहा था कि पानी का दबाव उसे टारगेट की तरफ धकेलता रहे। खलाबाज भी खला में थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, मगर कमांडो इमरान समंदर के अंदर इतनी हरकत भी नहीं कर रहा था। उसने अपने आप को समंदर के अंदर समंदर के हवाले कर दिया था, लेकिन अब उसे हरकत करनी पड़ रही थी। उसने सबसे पहले तो अपनी बेल्ट के पाउच में से तीनों टाइम बम निकालने थे, फिर एक बाजू को आगे करके आसाबी गैस के बक्स की दीवार के साथ एक एक करके उन्हें चिपकाना था। उसके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन थी। 1 घंटे के अंदर अंदर उसे अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके समंदर की सतह पर आ जाना था। उसने अपनी कलाई बेमालूम अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर वक्त देखा। उसे समंदर में उतरे आधा घंटा गुजर चुका था। उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट थे। उसने टाइम देखने के लिए जो हाथ ऊपर उठाया था उसे ऊपर ही रहने दिया। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता खिसका कर अपनी बेल्ट के करीब किया और पूरे 2 मिनट लगाकर 10 इंच के फासले को तय करके बेल्ट के पाउच में से एक टाइम बम निकाल लिया। पानी ऊपर नीचे हरकत कर रहा था और इमरान को एक जगह रुकने नहीं दे रहा था। आखिर बेहद मेहनत और कोशिश के साथ उसने एक टाइम बम आसाबी गैस के बक्स की दीवार से चिपका दिया। एक मछली पीछे से आकर उसकी आंखों के बिल्कुल सामने आ गई और उसकी छोटी सी टॉर्च की रोशनी को हैरानी से तकने लगी। इमरान ने दूसरी बार अपने बाजू को बेमालूम अंदाज में हरकत की और दूसरा टाइम बम पाउच में से निकाल कर चश्मा कर दिया। वो तीसरे टाइम बम को निकालने के लिए किसी खिलाफबाज की तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे बढ़ा रहा था कि अचानक गूं गूं गड़गड़ की आवाज सुनकर उसका हाथ वहीं रुक गया। ये स्टीमर के इंजन की आवाज थी। स्टीमर उसके ऊपर से गुजर रहा था। जब स्टीमर गुजर गया और आवाज दूर चली गई तो इमरान ने इंतहाई सुस्त हरकत यानी स्लो मोशन में तीसरा बम भी गैस चैम्बर की दीवार पर चस्पा कर दिया।
جیسے جیسے وہ بم لگاتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ ہر بم کا ٹائم فیوز والا بٹن دباتا جا رہا تھا۔ اب تینوں بم لگ چکے تھے اور ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ انہیں 1 گھنٹے بعد پھٹ پڑنا تھا۔ جو رنگین خوبصورت مچھلیاں اس کے پاس آ کر اس کے گیس ماسک کی روشنی کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں، عمران کو اس پر بڑا ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1 گھنٹے بعد سمندر کے اس حصے میں سمندر کے اندر کوئی جاندار مخلوق زندہ نہیں بچے گی اور وہ رنگین مچھلی بھی مر جائے گی۔ کمان عمران اب جلدی سے واپس جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے لمبے لمبے 2-4 سانس لیے اور پھر سانس چھوڑ کر اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اعصابی گیس چیمبر کے حساس زون سے دور نکل آیا۔ اس کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں ہلا کر تیرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن وہ سونار لہروں کے ریڈار کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ اب حساس زون واقعی بہت پیچھے رہ گیا ہے تو اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دور تک سمندر کے نیچے ہی نیچے تیرتا رہا۔ پھر ایک جگہ اس نے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا۔ سمندر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گردن پلٹا کر دیکھا، سٹیمروں کی روشنی کافی دور ہو گئی تھی۔ اب عمران تیزی سے تیرنے لگا۔ وہ سمندر سے نکل آیا۔ اس نے پاؤں میں سے فلیپر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنے بیس کیمپ کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ آکسیجن کا سلنڈر بھی کمر پر سے کھول کر اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ جب وہ بیس کیمپ میں پہنچا تو سلیمان اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی اس نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا، بم لگا دیے؟ عمران نے کہا، ہاں لگا دیے۔ سلیمان نے پوچھا، ٹائم فیوز کس وقت آن کیے تھے؟ عمران نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، یوں سمجھ لو کہ بموں کے دھماکوں میں صرف 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ عمران نے جلدی سے غوطہ خوری کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے پہنے اور 5 منٹ کے اندر اندر سلیمان اور کمان عمران بیس کیمپ سے نکل کر رجب علی کے مکان کی طرف تقریباً دوڑتے جا رہے تھے۔ دوڑنے کی وجہ سے رجب علی کے گھر کا فاصلہ جلدی طے ہو گیا۔ رجب علی جاگ رہا تھا۔ اس وقت عمران نے گھڑی دیکھ کر رجب علی سے کہا، علی بھائی، بموں کے دھماکوں میں میرے اندازے کے مطابق صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ رجب علی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تو پھر یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے میرے ساتھ نکل پڑو۔ رجب علی نے مکان کو تالا لگایا۔ اس کی پرانی جیپ باہر کھڑی تھی۔ وہ سب جیپ میں سوار ہو گئے اور رجب علی نے پوری رفتار کے ساتھ جیپ کو سمندر کی مخالف سمت پر ڈال دیا۔ ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد تینوں اپنی اپنی گھڑیوں پر ٹائم دیکھ لیتے تھے۔ جب بموں کے پھٹنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا تو رجب علی نے گاڑی سڑک سے اتار کر ایک طرف کھڑی کر لی اور کہا، سمندر ہمارے پیچھے داہنی جانب کو ہے۔ بموں کے پھٹنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ وہ تینوں جیپ میں ہی بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے افق پر داہنی جانب تھے۔ رجب علی بولا، اگر بموں نے دھوکہ نہ دیا، جس کا مجھے یقین ہے کہ دھوکہ نہیں دیں گے، تو آسمان کے داہنی افق پر روشنی بھی ہوگی اور دھماکے کی گونج بھی سنائی دے گی۔ جب بموں کے پھٹنے میں صرف 5 سیکنڈ رہ گئے تو رجب علی نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ 5 4 سیکنڈ 3 2 صرف 1 سیکنڈ رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے آسمان کی جنوبی افق کی طرف اٹھ گئے۔ سب سے پہلے وہاں روشنی کی زبردست چمک پیدا ہوئی۔ یہ سرخ روشنی تھی۔ اس کے بعد بہت بڑے دھماکے کی گونج سنائی دی۔ کیونکہ دھماکہ سمندر کے اندر تھا اس لیے اس کا اثر زمین پر نہ ہوا اور زمین بالکل نہ ہلی۔ رجب علی نے بے اختیار ہو کر کمان عمران کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا، زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پھر چاروں طرف دیکھا کہ کسی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کی آواز تو نہیں سنی، مگر وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سلیمان نے بھی عمران کو مبارکباد دی۔ آسمان کی جنوبی افق پر پہلے سرخ روشنی چمکی۔ اس کے بعد ایک اور گونج سنائی دی اور روشنی کا رنگ سفید ہو گیا۔ رجب علی نے جیپ سٹارٹ کر دی اور کہا، تمہارا کسی محفوظ مقام پر پہنچنا اب بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اعصابی گیس کے اتنے بڑے ذخیرے کی تباہی کے بعد پولیس اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لے۔ میں یہاں اجنبی نہیں ہوں مگر تم اجنبی ہو۔ بڑی تیزی سے جیپ چلاتا، کبھی کسی سڑک پر آتا، کبھی کسی سڑک پر جیپ کو ڈالتا۔ رجب علی آخر ایک ایسی چھوٹی سی بستی میں نکل آیا جہاں کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک جانب جھونپڑی نما 1 منزلہ مکان ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دور تک چلے گئے تھے۔ رجب علی جیپ کو جھونپڑی نما مکانوں کے عقب میں لے آیا، جہاں اندھیرے میں ایک چھوٹی سی مسجد کا مینار دکھائی دیا۔ اس علاقے کی مسجدوں کی چھتیں بھی اپریل کی ڈھلانی ہوتی ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک مینار نہ ہوتا تو عمران کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ مسجد ہے۔ جیپ مسجد کے پیچھے لے جا کر رجب علی نے ناریل کے درختوں کے نیچے کھڑی کر دی اور سلیمان سے کہا، اس مسجد کے حافظ جی گجرات کے رہنے والے ہیں۔ وہ مسجد کے پیش امام ہیں اور میرے ان سے بڑے پرانے مراسم ہیں۔ تم دونوں ان کے پاس اس وقت تک رہو گے جب تک کہ میں تمہیں سب اچھا ہے کا سگنل نہیں دیتا۔ حافظ صاحب کا جھونپڑی نما مکان مسجد کے پیچھے مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ ہمیں جیپ میں بٹھا کر رجب علی حافظ صاحب کے مکان کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ کر کہنے لگا، حافظ صاحب سو رہے تھے، میں نے انہیں جگا کر سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ عمران نے کہا، انہیں ہمارے مشن کے بارے میں تو نہیں بتایا نا؟ بالکل نہیں، رجب علی بولا،
मिशन के बारे में कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें यही कहा है कि मेरे 2 पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनके पीछे CID लगी है। ये दोनों दोस्त कश्मीर के महाज से मुझे मिलने आए थे। बहरहाल मैंने हाफिज साहब से कह दिया है कि मेरे दोस्त उनके पास पनाह लेने आए हैं और जब तक मैं खुद ना हूं उनकी हिफाजत कीजिए। हाफिज साहब ने हामी भर ली है, आ जाओ मेरे साथ। हाफिज साहब अधेड़ उम्र बुजुर्ग थे, रंगत सांवली थी, जिस्म दुबला पतला था और चेहरे पर सफेद दाढ़ी बड़ी नुमाया थी। रजब अली ने इमरान और सुलेमान का उनसे तारुफ कराया और कहा, हाफिज साहब ये जिहादी कश्मीर के गाजी हैं। जिहाद के सिलसिले में ही एक ज़रूरी काम से इस तरफ मेरे पास आए थे कि खुफिया पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए हैं। हाफिज साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह जिहादी कश्मीर के मुजाहिदों ने मुझे अपनी मेज़बानी का शर्फ बख्शा। यहाँ इनकी हवा तक किसी को नहीं लगेगी। रजब अली तुम फिक्र ना करो, ये जितने दिन चाहे मेरे पास रहें, मैं इनकी पूरी पूरी हिफाजत करूंगा। रजब अली ने इमरान से कहा, मैं इस दौरान तुमसे मिलने आता रहूंगा। जैसे ही हालात साजगार हुए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद रजब अली चला गया। हाफिज साहब ने इमरान और सुलेमान से कहा, तुम लोग अगर चाहो तो मैं बाहर से तुम्हारे लिए चारपाइयाँ ले आता हूँ ताकि बाकी रात तुम आराम कर सको। इमरान ने कहा, आप तकलीफ ना करें, हम इस दरी पर ही सोएंगे। रात हाफिज साहब की कोठड़ी में गुजर गई। अगला दिन भी गुजर गया। हाफिज साहब ने सुलेमान और इमरान के वास्ते दूसरे कमरे को खाली कर दिया था और अंदर 2 चारपाइयाँ बिछा दी थी। उससे अगले दिन रजब अली रात के वक्त आ गया, कहने लगा, तुम लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि भारत के ऐवान हुकूमत लर्ज कर रह गए हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। हर महकमा दूसरे महकमे के सर इल्जाम लगा रहा है कि ये सब उसकी गफलत के बायस हुआ है। इमरान ने पूछा, पुलिस की क्या पोजीशन है? रजब अली ने कहा, तुम पुलिस की बात करते हो, कोचैन शहर को इंडियन आर्मी की एक पूरी रेजिमेंट ने घेरे में ले लिया है। सुलेमान कहने लगा, हमने कल के अखबार देखे थे, अखबार में कोई खबर नहीं छपी थी इस वाक़े की। रजब अली ने कहा, हुकूमत ने इस जिल्लत आमेज खबर को प्रेस में नहीं जाने दिया। अखबारों के एडिटरों और टीवी वगैरह की मीडिया को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कहा गया है कि वो ये खबर ना तो छापें और ना टीवी रेडियो पर नशर करें। इसमें हुकूमत की सख्त बदनामी है, लेकिन शहर के हर आदमी को पता चल गया है कि कोचैन के समंदर में ज़ेरे आब धमाके में भारतीय फौज का कोई एटमी मिसाइल फट गया है, जिसकी वजह से समंदर में 15 मील के अंदर अंदर सारी मछलियां मर गई हैं। मछेरे हैरान है कि इतनी सारी मछलियां धमाके से कैसे मर गईं। कमांडर इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि हम यहाँ नामालूम मुद्दत के लिए नजरबंद हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।